दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने डेमोक्रेसी ऐसे पढ़ लिया था ना, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप देख लेना। तो अभी हम लोग आज क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगेन मैं फिर एक वार्निंग देता हूँ, मैं ये आपकी गाइडेंस के लिए बनाता हूँ ये नोट्स। इनको पूरी तरह से इन नोट्स पे निर्भर मत रहना, है ना। अपनी तरफ से मेहनत करना, अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड करना, या फिर इन्हीं पॉइंटों को और थोड़ा एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, बड़ा लिखना थोड़ा सा, है ना। तो अपनी तरफ से मेहनत करना, ये आपकी गाइडेंस के लिए होगा। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि जो ऐसे डेमोक्रेसी है उसमें डेमोक्रेसी की फंक्शनैलिटी, कि कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है। वो किस टाइम की बात हो रही है? कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात हो रही है, राइटर के कंटेम्प्रेरी, राइटर के समकालीन समय की बात हो रही है, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे डेमोक्रेसी की फंक्शनैलिटी कैसी थी, ठीक है। और ये जो मतलब ऐसे है, ये बेसिकली पार्ट है बुक कल की और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, इस बुक का ये पार्ट था, है ना। तो राइटर एक्सप्लेन करता है ऐसे में कि डेमोक्रेसी की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो एक्चुअली एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रही है। बल्कि जिस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है वो तो बल्कि एंटी डेमोक्रेटिक है ना। और साथ में बेसिकली जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसमें देखा जाए तो डेमोक्रेसी सही तरह काम कर ही नहीं रही थी। जबकि जिस टाइम का ऐसे लिखा गया है ना, तब की बात कर रहे हैं वो, कि सही तरह वर्क ही नहीं कर रही थी। कुछ स्मॉलर कंट्रीज को छोड़ के, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे कंट्रीज हो गए ना, इनके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डेमोक्रेसी सही तरह काम नहीं कर रही थी, वो एंटी डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही थी। मेन आइडियाज कौन कौन से हैं ऐसे के? देखो, मेन आइडियाज है डेमोक्रेसी इन पैरल, की स्टार्टिंग में ही, ऐसे की स्टार्टिंग में ही बता देते हैं राधा कृष्णन जी कि डेमोक्रेसी अपने टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है। यानी पूरा एक तरह से इसका परीक्षण चल रहा है, इसका एक तरह से टेस्ट भी हो रहा है ना। तो क्यों ऐसा बोले? वो इसलिए बोले कि इटली और स्पेन जैसी जगह थी, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया, वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट पहले की बात है, जब मैंने बताया ना, इटली में तो मुसोलिनी आ गए, स्पेन में कोई आ गए थे, है ना। तो ये डिक्टेटर्स वहां पर आ गए थे। फिर साउथ अमेरिका में भी, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज थे ना, वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, वहां पर भी डेमोक्रेसी टूटती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेमोक्रेसी इन पैरेलल। देन गवर्नेंस इज ए टेक्निकल आर्ट। फिर राधाकृष्ण जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट चलाना, यानी गवर्नेंस जो है ना, वो एक टेक्निकल आर्ट है, यानी स्पेशलिस्ट लोग ही चला सकते हैं। यानी कोई भी गवर्नमेंट चलाई जा सकती है केवल स्किल्ड लोगों के द्वारा, यानी जो निपुण लोग होते हैं ना उसमें, वही गवर्नमेंट को चला सकते हैं। डेमोक्रेसी की जो फंक्शनैलिटी है ना, वो मतलब कह सकते हो वो अलाउ ही नहीं करती इस चीज के लिए कि भाई स्किल्ड लोग आ सकें ऐसे चलाने के लिए। जैसे कि मैंने जब ऐसे पढ़ाया था आपको समझाया था कि भाई डेमोक्रेसी, जो लोग स्किल्ड है, निपुण है, जो लायक है ना, वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उसके उदाहरण मैंने दिए थे आपको कि भाई मनी चलता है, मनी की पावर चलती है, फिजिकल पावर चलती है, मसल पावर चलती है लोगों की, है ना। ये सब चीजें मायने रखती हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये जरूरी नहीं कि आप चुनाव जीत जाएं। हाँ, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपके पास मसल पावर है कि नहीं, ये सब चीज ज्यादा मैटर करती है। इसलिए डेमोक्रेसी खुद जिस तरीके से काम कर रही है ना, वो अच्छे लोगों को ऊपर आने ही नहीं देती। यानी कि स्किल्ड लोग ऊपर पहुंच ही नहीं पाते और अनस्किल्ड लोग पहुंचते हैं। और जो अनस्किल्ड लोग जो होते हैं ना, वो अनस्किल्ड लोग बेसिकली डेमोक्रेसी की जो पूरी फंक्शनैलिटी है, डेमोक्रेसी जिस तरह काम करती है ना, उसको एंटी डेमोक्रेटिक बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हो कि उन्होंने जो बताया ना, ये जो पूरा समझाया, ये चीज बोली राधा कृष्ण जी ने, ये इट हैज बीन एन ऑप्शन अगेंस्ट ऑटोक्रेसी बट इट्स ओन मैकेनिज्म इज डिफेक्टिव। राधा कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी है ना, ये ऑटोक्रेसी के खिलाफ तो एक ऑप्शन है ना। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, एक व्यक्ति का राज, मतलब राज होता है एक तरीके से, तो उसके खिलाफ तो ये एक ऑप्शन है। बट इसका जो खुद का मैकेनिज्म है ना, जिस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है, वो खुद डिफेक्टिव है, उसमें खुद में दोष है। डेमोक्रेसी इज मैकेनिकल। अब डेमोक्रेसी मैकेनिकल भी है कि डेमोक्रेसी में एक लार्जर मशीन है जो काम कर रही है। देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे चुने हुए जो लोग होते हैं ना, वो उस मशीन का केवल हिस्सा है, एक हिस्सा है। वो मशीन जिस तरीके से चलती है ना, वैसे ही पूरी पावर चलती है। यानी कहने का मतलब है, वो मशीन कुछ लोगों के हाथ में है और वो कुछ लोग चला रहे हैं उस मशीन को, तो सारी पावर उन कुछ ही लोगों के हाथ में है। ये जो बाकी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, ये तो सिर्फ ये बात मान लो कि भाई ये जो बड़े लोग जो कुछ बोल रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं एक तरीके से। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो बड़ी मशीन है वो पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी चला रही है सत्ता को एक तरीके से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो भाई असेंबली में या पार्लियामेंट में सिर्फ पार्टी के अनुसार ही काम करते हैं।
उनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंस आजादी नहीं होती, है ना? उनको पॉलिसीज पे बोलने का या कुछ बोल उनका हक ही नहीं होता, वो जो जैसे पार्टी बोलती है वैसा करते हैं। तो वो एक बड़ी मशीन का हिस्सा है। बड़ी मशीन क्या है? वो पार्टी, ठीक है? उसके हिसाब से वो फंक्शन करते हैं और इस तरीके से थॉट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, यानी विचारों को एक जैसा बना दिया जाता है। क्योंकि देखो, जब विचार एक जैसे हो जाएंगे सबके, तो फिर आपके विचारों मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखो कोई आलोचना करने वाला नहीं है ना? सबके सब एक ही जैसा, कोई मत नहीं दे रहा, कोई इम्प्रूव्ड मत नहीं दे रहा, यानी कोई इम्प्रूव्ड डिसीजन, इम्प्रूव्ड अपना व्यू पॉइंट नहीं दे रहा। अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट देना चाहेगा तो बड़े लोग होने नहीं देंगे। मतलब बात वही है कि सब वो चाहते हैं कि जो 2-3 लोगों ने जो या 2 5-10 लोगों ने जो सोच लिया, डिसाइड कर लिया, बाकी सब उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस तरीके से ये जो सब लोग हैं ना, ये अपना कोई मत दे ही नहीं पाते, व्यू पॉइंट देते नहीं है और इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस तरीके से सबके थॉट्स एक जैसे हो जाते हैं। बल्कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, सबका मत होना चाहिए। तो ये चीज बोलते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल पर बेसिकली जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है ना, वो अपनी समझ को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है वहां पे और इसका असर ये होता है कि कभी उसका विकास नहीं हो पाता है और डेमोक्रेसी कभी ढंग से चली नहीं पाती है। डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो एक बहुत ही गजब लाइन बोलते हैं कि जितनी भी डिबेट होती है पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर, जितनी भी डिस्कशन होती है, जितना भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो सब फेक है। वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये डेमोक्रेसी एक्चुअल में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो इसलिए बोलती है पूरी मशीन की तरह है। इंडिविजुअल इज नॉट द प्रायोरिटी। अब देखो, इंडिविजुअल तो प्रायोरिटी में है ही नहीं। प्रिंसिपली ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी इंडिविजुअल्स के लिए है, परंतु देखा जाए तो इंडिविजुअल इसके सेंटर में ही नहीं है। जैसे अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जिनको बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोला जाता है, डेमोक्रेटिक जो इलाके हैं, वहां पर खुद ही इंडिविजुअल के खिलाफ बहुत सारी चीज हो रही हैं। देखो, उनके रंग रूप कलर, उनकी जात, उनके आधार पर भेदभाव हो रहे हैं वहां पे। जैसे उदाहरण दिए राइटर ने, कू क्लक्स क्लैन और नॉर्डिक असॉल्ट, दो एग्जांपल थे कि ऐसे ग्रुप हैं वहां पे जो कि विशेष कम्युनिटी या विशेष रंग के लोगों के अगेंस्ट में क्या होता है, वो असॉल्ट करते हैं, उनके अत्याचार करते हैं। तो ये सिर्फ चीज चलती है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअल्स के खिलाफ ऐसा अन्याय हो रहा है। और जो कंट्रीज रसिया जैसे हैं, वो तो कभी भी उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट ही नहीं किया। बेसिकली वहां इंडिविजुअल को हक ही नहीं है कि वो अपना करियर चूज कर सके, है ना? वो चूज ही नहीं कर पाता, वो पहले ही उसको एक मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। कहने का मतलब है, पहले जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो गवर्नमेंट जो भी है, वो पहले फिक्स करती है आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। वहाँ इंडिविजुअल्स को चूज करने का हक ही नहीं था। ये उस टाइम की बात हो रही है, कब की? राधा कृष्णन के टाइम की, 1950s के आसपास की, ठीक है? तो ये चीज बताया कि इंडिविजुअल प्रायोरिटी में है ही नहीं डेमोक्रेसी के। इग्नोरेंस, इनडिसिप्लिन एंड लो टेस्ट। देखो, डेमोक्रेसी सिंबल बन गया है इग्नोरेंस, अज्ञानता का, इनडिसिप्लिन का और लो टेस्ट का, है ना? लोग लिटरेट हैं परंतु एजुकेटेड नहीं है। मैंने पहले बताया, लिटरेट मतलब सिर्फ आपको किताब पढ़ना आता है, ये लिटरेसी हो गई। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान का आप सही तरह इस्तेमाल कर सको, आपको सही गलत की परख हो, उसे एजुकेशन बोलते हैं। तो लोग लिटरेट तो हो जाते हैं पर एजुकेटेड नहीं हो पाते, है ना? उनकी रीडिंग हैबिट है ना, वो बता देती है, इस बात का सबूत है कि वो मतलब इग्नोरेंट है, इनडिसिप्लिन है, कि लिटरेट है, क्या एजुकेटेड है, वो सब बता देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, हमारी जनता को क्या पसंद है? पेपर में मर्डर पसंद है, मर्डर पढ़ना, मर्डर की कहानी पढ़ना, पुलिस कोर्ट इनके किस्से पढ़ना, नाच गाने की चीजें पढ़ना, ये सब पढ़ना पसंद है। वो कभी संविधान की चीजें नहीं पढ़ेंगे, वो कभी पॉलिसीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से लोगों का टेस्ट कैसा है? लो टेस्ट वाली जनता है हमारे यहाँ। लोग एक्चुअल में जो पीपल है ना, वो एक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस करते ही नहीं है चीजों का। वो आकलन ढंग से उनको एनालिसिस नहीं करते, क्या सही है क्या गलत है। वो एक कैंडिडेट को चूज करते वक्त ये चीज नहीं सोचते कि कौन सा कैंडिडेट सही है कौन सा गलत है। उनके लिए जात, धर्म, रंग, रूप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने कर जाता है ना? तो एक तरीके से वो क्राउड को फॉलो करते हैं, भीड़ जहां जा रही है ना, लोग वहीं चले जाते हैं। भीड़ इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है फिर डिसीजन मेकिंग में। जैसे 10 लोग जैसा कर रहे हैं, मैं भी वैसे करूंगा, 100 लोग जैसे कर रहे हैं मैं ही करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इतने लोग कर रहे हैं तो सब सही कर रहे होंगे, भीड़ जैसा कर रही है वो सब सही कर रही होगी। तो लोग अंधे में फॉलो करते हैं भीड़ को, है ना? तो भीड़ के पास में शक्ति आ गई एक्चुअल में, अथॉरिटी और जो ट्रेडिशन है ना, वो भीड़ बन गई है, भीड़ के पास पावर आ गई है। भीड़ जैसा कर रही है वो सब सही है। अगर भीड़ के सामने एक दो बंदे कुछ सच भी बोलेंगे ना, सही भी काम डिसीजन भी लेंगे ना, तो कोई उनकी नहीं सुनेगा, बल्कि वो उनको एक तरह से इग्नोर कर देंगे। बोलो, ये इतने लोग पागल हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो तुम बड़े होशियार बन रहे हो तो भीड़ है ना, वो पावरफुल हो गई एक्चुअल में, ठीक है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। राइटर का मत है कि भाई, जब तक हम इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब अचीव नहीं कर लेते, यानी आर्थिक तौर पे हम समान नहीं हो जाते ना, जब तक हम पॉलिटिकल इक्वलिटी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जिसके पास में आर्थिक पावर है, पैसा है ना, वही चुना भी जाएगा, वो भी इलेक्शन जीत भी जाएगा। इसलिए फिर आपकी आपको चुने जाने का जो आपका हक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, वो कैसे प्राप्त हो रही है? आपको उतना बराबर मौका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ज्यादा पैसे वाला है, वो ज्यादा पावर लगाएगा,
उसके जीतने की ज्यादा चांस है चुनाव में। तो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है ना, वो जब तक नहीं आएगी, सभी बराबर मतलब आर्थिक तौर पे बराबर नहीं होंगे ना, जब तक आपको पॉलिटिकल राजनीतिक इक्वेलिटी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पावर्स, लेबर, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, वो एक्चुअली कंट्री को डिवाइड करते हैं। उनका उद्देश्य तो होता है कि भाई देश को आगे बढ़ाएं। इन पर्टिकुलर जो ये समुदाय हैं, देखो लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर्स की फेवर करती है, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट का फेवर करती है, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट का फेवर करती है। बट एक्चुअल में ये खुद का फेवर करते हैं, सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए अगर देश को बांट देते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये टुकड़े में बांट देते हैं देश को। तो ये जो इस तरीके से होता है क्लास या सेक्शन के आधार पे जो देश के टुकड़े हो रहे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होंगे ना, देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है ये खत्म होने चाहिए। ये जब तक नहीं खत्म होंगे ना, तब तक डेमोक्रेसी की रियल फंक्शनिंग होगी नहीं। क्योंकि जो क्लासेस में डिफरेंस है भाई, ऊंचा नीचा मध्य वर्ग बोलते हैं ना, निचला तबका मध्यम वर्ग उचला तबका, ये डिफरेंस जब तक खत्म नहीं होगा ना, डेमोक्रेसी सही तरह वर्क करेगी नहीं। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, इसी के आधार पे तो आप बोल सकते हो कि वोट मांगे जाते हैं हमारी सोसाइटी में। हमारे किसी कैंडिडेट की काबिलियत पे वोट कभी नहीं मांगे जाते, जात धर्म इनके नाम पे वोट पड़ते हैं। इसलिए जब तक समानता नहीं आएगी ना, तब तक डेमोक्रेसी सही तरह चलेगी नहीं। राइटिंग स्टाइल, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एक तरह एनालिसिस किया है, एनालाइज किया है रियल फंक्शनिंग, डेमोक्रेसी की रियल फंक्शनिंग को। और जो पूरा ऐसे है ना, वो एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा गया है। उनकी जो स्टाइल है ना, वो रीडर्स को इंटैक्ट बांधे रखती है और अपने पॉइंट्स को ढंग से समझाते हैं। एग्जाम्पल दे देके, जो उनके टाइम की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देके उन्होंने ऐसे को बहुत ही इजीली समझाया है, और बहुत इजी बना दिया ऐसे को, और इंटरेस्टिंग भी बना दिया है। ठीक है, कंसर्न खुद की कंट्री के लिए उनकी चिंता नजर आती है इस ऐसे के द्वारा। क्योंकि वो जानते थे इंडिया में डेमोक्रेसी नई नई आई थी, तो यहाँ पे वो क्या क्या समस्याएं इश्यूज फेस हो सकते हैं हमारे सामने। तो वो ऐसे इसको ऐसे में मेंशन करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी क्या क्या फेस कर सकती है। तो एक तरीके से वो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज की तरफ, कि भाई तुम्हारी क्या ड्यूटीज बनती है डेमोक्रेसी के अंदर, तुम्हें किस तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनना चाहिए, तुम्हें किस तरीके से अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक तरीके से चिंतित है भारत के लिए। ठीक है, कंक्लूजन हम देंगे कि राइटर ने एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कही है ना। वो मतलब उनको चाहिए कि इंडिपेंडेंट माइंड, हमारे दिमाग इंडिपेंडेंट हो, जो कि सोच समझ के डिसीजन ले पाए, एनालिसिस कर पाए, है ना। तभी जाके मतलब जब डेमोक्रेसी में थॉट एंड एक्शन होगा, थॉट एंड एक्शन का मतलब है आप सोच समझ लो, सोच समझ के डिसीजन ले पाओ और उस पर एक्शन ले पाओ। आप कोई एक व्यक्ति, दो चार व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं तो आंख बंद करके उनको फॉलो ना करो, खुद सोचो समझो और फिर अपना एक्शन लो। तो थॉट एंड एक्शन होना चाहिए। जैसे वो बताते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद, पावर में पहुंचने के बाद में जैसी पार्टी बोल रही है वैसा ही सब करते हैं, तो वो एक्चुअल में आपके थॉट और एक्शन को लिमिटेड कर रहे हैं। आपको तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे मुझे लोगों ने जो पावर में है पार्टी के अंदर, जो उन्होंने डिसाइड कर दिया वैसे ही आपको करना है, तो फिर आपका थॉट और आपका एक्शन कहाँ गया? कुछ नहीं रहा। ठीक है ना। तो बच्चों ये अपना ऐसे था, मतलब ये अपने ऐसे का क्रिटिकल एनालिसिस था। आप लोग अपनी तरफ से और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और इनको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप और मेहनत करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।